अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं खैरियत से ठीक आप? हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे 24 नवंबर का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज, जिसकी भरपूर तैयारी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से कर ली गई है। बुशरा बीबी जो कि एहतजाज को तकरीबन एक तरह से लीड करती हुई नजर आ रही है, उनकी जानिब से MPs MNAs को लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी गई है। और साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर जो कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि एहतजाज के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने को तैयार हैं। अब ये एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की तैयारी और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की जो तैयारी है वो भी सामने आ रही है। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किस पेज पर एक साथ इकट्ठी होती है, क्योंकि अभी उस तरह से एक पेज पर नहीं नजर आ रही। इस पर हम बुखारी साहब का तजिया लेंगे कि आगे क्या होता है। इसके साथ ही साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां लगाने का फैसला। एक इजलास किया गया है सेनेट की कायमा कमेटी की जानिब से और इस एहतजाज में बातचीत की गई है कि किस तरह से PIA का दोबारा जो बोली लगाई जाएगी उसको किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस बिड में शामिल हों और PIA को मुनासिब कीमत पर आगे बेचा जा सके। इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे, इसराइली फ़ौज ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए जंग बंदी जो है इसराइल के पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले 24 नवंबर का एहतजाज जिसकी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और बुशरा बीबी जो एक हिकमत अमली उन्होंने बनाई है कि अब MP MNAs एक मुनासिब काउंट उनको दे दिया गया है कि इतने लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। अगर कोई MNA MPA एहतजाज से पहले गिरफ्तार हो जाता है तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया जाएगा। तो ये जो हिकमत अमली बुशरा बीबी ने बनाई है, क्या लगता है आपको पार्टी के फेवर में है? पहली बात तो यह है कि मैं एहतजाज करता हूँ, आप आइंदा उनको बुशरा बीबी के साथ अगर खातून खाना नहीं लगाएंगी तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। वो खातून खाना है, आप उनसे इतने बड़े बड़े सियासी फैसले करवा रही हैं। ठीक है, एनीवे इस पर मेरा एहतजाज रजिस्टर करें। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि देखिए, अब वक्त चूँकि बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बहुत कम वक्त रह गया है। जो तैयारी होनी है या करनी है वो मेरे ख्याल से अब उनको अगले चंद दिनों में ही करनी पड़ेगी जी। तैयारियां जिसका दावा किया जा रहा है, पहली बात तो मुझे ये ज़रूर कहना है कि जिस किस्म की पाबंदियां उन्होंने अपने MNAs MPs पर लगाई हैं, इस तरह की, मुझे अगर मैं रिकॉल कर रहा हूँ सही से हिस्ट्री, तो ये डिक्टेटोरियल रजीम जो होती थी ना, बहुत शदीद किस्म की डिक्टेटोरियल रजीम्स, उनमें तो लगती थी शुमाली कोरिया हो गया, चीन का इब्तदाई दौर हो गया, लिबिया हो गया। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख को मैं अगर सियासी तारीख को उठा के देखूं तो इस तरह की पाबंदियां शायद नमूने खाना ज़रूर वो कहते हों कि MNA MPs बंदे लेके निकलेंगे, लेकिन ये जो नंबर गेम्स है कि MNA जो है वो 10,000 लेके आएगा, 5,000 जो है वो लेके आएगा, ये रेसिपी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस रेसिपी के ऊपर हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया तो पता चला कि एक आदमी जो है वो कॉस्ट करेगा 5,000 रुपये, सिर्फ एक दिन का आना जाना और एक दिन का खाना पीना। अच्छा, ठीक है। अब अगर MNAs ने लोग लाने हैं, जिस तरह की पाबंदी उन्होंने लगाई है 10-10 हज़ार, तो 8 लाख बंदा तो लेके आएंगे सिर्फ MNAs। अच्छा। और जिस तरह MPs को कहा कि वो 5,000 लेके आएंगे, तो चूँकि इनकी तादाद भी हम बता दें, MPA जो है पंजाब में 103 है, तो हमने 100 लगा लिए हैं, सिंध में 5 हैं, KPK में 93 हैं, तो 200 से ज़्यादा बनते हैं। हमने सिर्फ 200 का एस्टिमेट लगाया है। ठीक। तो ये 10 लाख बंदा लेके आएगा जी MPA, और 8 लाख बंदा लेके आएंगे MNAs, और 5,000 के एतबार से अगर आप इस लगाएं कि कितने पैसे खर्चेंगे, 9 अरब रुपए सिर्फ चाहिए एक दिन के लिए। ठीक है जी। और इन लोगों को अब लाया कैसे जाएगा? जाहिर है पैदल तो नहीं आएंगे चल के। अगर बसों में लाएं आप इनको और 50 बंदे हर एक बस में बिठा दें आप, तो 36,000 बसें चाहिए इनको KPK से लेके इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए। ठीक हो गया जी। ये तरीक़ाकार दावा तो किया जा सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किसी जी शऊर आदमी से आप पूछ लें, इज़ दिस पॉसिबल और नॉट। तो ये मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि जो नुस्खा खातून खाना बीबी बुशरा ने इजाद फरमाया है, ये डूएबल ही नहीं है, ख्वाहिशात हैं, हो नहीं सकता ऐसा। एक तो ये कहना बहुत ज़रूरी था। दूसरी तरफ अगर आपको याद हो कि हमने ये कहा था कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है, उससे लोग ख़ास तौर से जो वर्कर हैं, वोटर नहीं वर्कर्स, वो बड़े डिसग्रंटल्ड हैं।
क्योंकि उनको लावारिस छोड़ दिया गया। वो अब तक 1 साल से फौज की तहवील में है, मुकदमात भी नहीं चल रहे उनके ऊपर, घर वाले उनके परेशान हैं। अगर 24 नवंबर को उससे कोई मिलती जुलती छोटी सी हरकत भी हुई तो उनकी ज़िंदगियां तो ख़तरे में जाएंगी ही, जो ऑलरेडी उनकी कैद में हैं। उस दिन जो जो लोग पकड़े जाएंगे उनकी भी फिर खैर नहीं है। 2 काम होंगे, एक तो प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाएगा और मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएंगे, जिससे बेपनाह कोशिश थी पीटीआई की भी और आम लोगों की भी कि ये नौबत ना आए। फिर एक किया गया था, अगर आपको याद हो, कि ये कमाल लोग हैं, कोर कमांडर में लोग दाखिल हो गए, उन्होंने रोका ही नहीं। ठीक, बुखारी क्या साहब, अपने ये दावे एयरबेस में दाखिल हो गए, किसी ने रोके नहीं। इस दफा रोकेंगे। और रोकने का क्या तरीका होता है, जब वायलेंट मॉब कहीं जाता है वो तो आपको अंदाजा है। तो मुझे लगता ये है कि ये एक आखिरी हरबा भी है कि कुछ डेड बॉडीज मिल जाए अल्लाह के नाम पर इनको, ताकि इनके एहतजाज में कोई जान पड़ सके। ठीक। ये आप अच्छा बुखारी साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दावे जो आप बता रहे हैं, ये अभी एहतजाज से कबल कुछ नारे लगाए गए हैं वज़ीर आला केपी के सामने, नारे जो लगाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से। मरियम औरंगजेब ने भी इसी के जवाब में, अज़मा बुखारी ने भी इससे रिलेटेड कुछ कहा है, वो भी एक बार नाजरीन को सुना देते हैं, फिर उस पर मजीद बात करते हैं। केपीके के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। वो अगर तालिबान की तरह अल जिहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। अब बुखारी साहब, आपको क्या लग रहा है, एक तरफ नारे लगाए जा रहे हैं इतने सख्त किस्म के, और क्या होने वाला है? वो जब पार्टी जो है ना वो फसली बटेरों के हाथ चढ़ जाती है ना, तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। हुकूमत के खिलाफ जहाद हराम है, इस्लामी नुक्ता नज़र से बता रहा हूँ। अच्छा। जहाद सिर्फ दुश्मन के खिलाफ है जिससे दीन को ख़तरा हो या इस्लामी मुमलिकत को ख़तरा हो। ये नारे क्यों लगवाए हैं, किसने लगवाए हैं मत उनके पल्ले नहीं है। ठीक है। और वो अपने जो उज़्मा बुखारी हैं वो ठीक कह रही हैं कि अगर आप जहाद करने आ रहे हैं हुकूमत के साथ, तो फिर आपके साथ सलूक भी वही होगा जो हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वालों के साथ होता है। जिस चीज़ से मैं डरा रहा था, मैं ज़रा सॉफ्ट ज़बान में कह रहा था, उन्होंने ज़रा भरपूर अंदाज से कह दिया। ये मुझे बताइए कि एक तरफ तो आप लगा रहे हैं अल जहाद के नारे, और हालत आपकी ये है, इतनी नर्म हालत है, मैं और लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, कि आप कह रहे हैं काश एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात कर ले इस एहतजाज के हवाले से। ये वही अलामीन गंडापुर साहब कह रहे हैं जो नारे लगवा रहे थे केपी के हाउस में या चीफ मिनिस्टर हाउस में। बिल्कुल। तो ये जो एक्सट्रीम लेवल का रवैया अपनाया जा रहा है, इसकी हैंडलिंग भी वैसी ही होगी। तो आप जरा सोच लें नुकसान किसका होगा। बिल्कुल। मैं आपको, एक तरफ लोगों को एक्सट्रीमिज्म की तरफ लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ अलीमीन गंडापुर कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। एक तरफ बुशरा बीबी कह रही हैं कि एमपी एमएनए के टिकट तक मतलब हम पार्टी से निकाल देंगे अगर आप लोग वो काउंट नंबर जो दिया गया वो नहीं लेकर आते। तो एक तरफ लोगों को फिर मिसगाइड किया जा रहा है, इसका मतलब तो यही नजर आ रहा है। देखिए, खातून खाना जो है वो साथ साथ धमका भी रही हैं एमएनए एमपीएस को कि अगर आप ना लेके आए तो आपकी एमपीएशिप गई। बिल्कुल, एहतजाज के साथ कंडीशंस को आगे मशरूत करें। और मजीद आप आइंदा फिर कभी ख्वाब भी ना देखें कि आपको पीटीआई टिकट देगी। ये कौन सा तरीका भाई, कौन सी सियासी जमात में होता है? आप मुझे बताइए, आपने पहले कभी ये सुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये खातून खाना की जो रेसिपी है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा था, लेकिन मैं जिस बात की तरफ और ज़्यादा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है, कुछ तो उज़्मा बुखारी ने कह दिया, कुछ हमारे भाई हैं फैसल बॉर्डर जी, वो ना ढंग की बात एन मुनासिब वक्त पे करते हैं। तो मैं प्रोग्राम पे आने से पहले उनसे बात कर रहा था, मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने कहा बताइए 24 नवंबर को क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा देखिए, पहली बात तो ये कि जितनी इनकी ख्वाहिश है उतने लोग तो ये निकाल नहीं सकते, इसलिए कि इनके एमएनएज एमपीएस नाराज़ बैठे हैं पंजाब में। अच्छा। वो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग के एमएनए एमपीएस भी अपनी हुकूमत से नाराज़ है, लेकिन इनके तो नाराज़ है और नाराज़ लोग नहीं निकला करते कभी। तो उन्होंने कहा कि पंजाब से इनको कोई सपोर्ट मिलने नहीं जा रही। और दूसरी बात यह है कि उसने कहा कि अगर ये आएंगे और पहुंचेंगे इस्लामाबाद तो हुकूमत और सॉरी हुकूमती एजेंसियां आस्तीने चढ़ा के बैठ के इनका इंतजार कर रही हैं कि आओ पुत्रो, क्योंकि जो पहले 3-4 मरतबा हो चुका है इस्लामाबाद चढ़ाई के ऊपर वो अब नहीं होगा। अच्छा, मतलब पहली बात तो ये है कि राणा सनाउल्लाह के बयान को अगर आप सीरियसली लें तो उसने कहा अच्छा जी पहले तो तुसी कर लिया ना जी, ऐस बारी जरा अटक दा पुल पार करके दिखाओ। मतलब कहने का ये है कि अगर
उधर से धमकियों की नौयत में गंभीरियत आ रही है, तो हुकूमत के पास ऑटोमेटिकली एक वेपन आ जाता है रिएक्ट करने का। ठीक है जी। जिस बात से मैं डराना चाहता हूं वो ये है कि खुदा के लिए जो लोग अगर रत्ती भर भी 24 नवंबर को कहीं तशद्दुद कर बैठी पीटीआई, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो लोग इस वक्त फौज की कैद में हैं उनका स्विफ्ट मिलिट्री ट्रायल होगा, और जो लोग इस एहतजाज में पकड़े जाएंगे उनका भी मिलिट्री ट्रायल होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे तो कानून साजी करनी पड़े जी, वैसे तो कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 1952 की बनी हुई है मिलिट्री कोर्ट्स, जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल होता है। मेरी बात समझ रही हैं आप? ठीक। बुखारी साहब, अब बुशरा बीबी ने जो कंडीशंस रख दी हैं इस एहतजाज की, अब अंदरूनी इख्तलाफात की अगर नज़र होता है एहतजाज, तो ये भी कहा जा रहा है कि सख्त नताइज इसके भुगतना पड़ेंगे, तो किस तरफ इशारा कर रही हैं बुशरा बीबी, किस किस्म के अंदरूनी इख्तलाफात की बात कर रही हैं? मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात अब रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये डू और डाई के एहतजाज के ऊपर पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, और सीरियस रिजर्वेशंस हैं। और अगर इस बात को हम मान लें तो आप खुद ही सोचें कि पार्टी का क्या बनेगा। एक और बात जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी करना है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट एक से ज़्यादा मरतबा वाज़े तौर पर यह कह चुकी है कि हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। इसलिए कि इस एस्टेब्लिशमेंट को जिसकी तरफ आप अब देख रहे हैं, इसकी जो मिट्टी पलीद आपने की हुई है वो याद रहनी चाहिए। चाहे वो गद्दार थे, चाहे वो मीर जाफ़र थे, मीर सादिक थे, चाहे वो कुछ भी थे, ये कहने के बाद ये तवक्को रखना कि वो आपकी बात सुन के आपको अकोमोडेट करेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और फैसल वाडा साहब जो है उनका भी इशारा उसी तरफ है कि अगर आप एक्सट्रीमिज़म का मुजाहरा करेंगे, अगर आप तशद्दुद की तरफ जाएंगे तो आपके साथ आयरन हैंड के साथ निपटा जाएगा। ये बहुत बड़ी धमकी है। तो एक तो ये बात बिल्कुल अपनी जगह तय हो गई है कि अगर तशद्दुद हुआ तो बहुत बुरा होगा, मेरा नहीं ख्याल। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो आप तवक्को कर रहे हैं कि लोग निकल आएंगे, पूरा मुल्क उबल पड़ेगा, वो आपने 9 मई के बंदे तो छुड़ाए नहीं हैं, उनको तो आपने छोड़ दिया, जिनके पास वो हैं उनके रहमो करम पर। कौन निकलेगा आपकी बात के लिए? मैं पहले भी कई बार मिसालें दे चुका हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसालें दे चुका हूँ, और बेपनाह मिसालें जो है इस एतबार से। अच्छा बुखारी साहब, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई होमवर्क किया है एहतजाज को लेकर? ये तो भी ज़ुबानी कलामी बातें हैं ना, बुशरा बीबी की देख लें या अली अमीन गंडापुर की, कोई प्रॉपर जो एक सियासी हिकमत अमली है वो बनाई है इन्होंने एहतजाज को लेकर? जिस तरह राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि ये बिल्कुल होमवर्क के बगैर एहतजाज की कॉल दी गई है, तो यकीनन क्या लगता है नाकाम होगा या कामयाब तो खैर नहीं, जो इससे पहले भी जो हुए हैं नहीं हुए, मेरे ख्याल से इसकी क्या आप देख रहे हैं मुस्तकबिल? मेरा ख्याल ये है कि इसकी फेट भी माजी के उन एहतजाजों से मुख्तलिफ नहीं होगी, मगर ये ना ही तो 2014 का धरना बनने जा रहा है, ना ही ये 30 अक्टूबर 2011 का जलसा लाहौर का बनने जा रहा है। लोग ज़रूर निकलेंगे जिनको, जिस तरह से मैंने कहा है कि पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं, धमकियाँ भी दी गई हैं, KPK से लोग आएंगे, उसमें सरकारी मुलाजिम भी हो सकते हैं, उसके अंदर अफगान भाई भी हो सकते हैं। ये सब कुछ अगर होगा नतीजा बड़ा खौफनाक निकलेगा। ये एहतजाज कामयाब इसी सूरत में हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान से लोग निकलें, लेकिन ये हम देख चुके हैं 4 मरतबा कम अज़ कम, 2 मरतबा इस्लामाबाद के मौके पे, 2 दफ़ा लाहौर के जलसे में, कि यहाँ से पंजाब से पजीराई नहीं मिली। और ये बात इस्टेब्लिश्ड है और ख़ुद PTI की लीडरशिप मानती है। मैं अपने असद कैसर का एक हालिया इंटरव्यू जो कल रात को नशर हो रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि कोई तहरीक कामयाब हो सकती अगर ये पंजाब से ना उठे या पंजाब की मैसिव पार्टिसिपेशन इसमें ना हो। तो ये इदराक खुद पार्टी के अंदर भी है कि अगर बाकी सूबों से पजीराई ना मिली तो फिर ये एहतजाज जो है उसी हद तक महदूद हो जाएगा जितने लोग पिछली दफ़ा आए थे। लेकिन चूँकि आपकी सरकारी गाड़ियाँ पकड़ ली थी उन्होंने, क्योंकि सरकारी मुलाजमों को पकड़ लिया था, क्योंकि अफगानियों को पकड़ लिया था, लिहाजा ये एलिमेंट और ये सेगमेंट तो इस दफ़ा शायद उस जुलूस अच्छा बुखारी साहब, अब अली अमीन गंडापुर का किरदार फिर एक दफ़ा जो है क्वेश्चनेबल हो गया है। अली अमीन गंडापुर एक तरफ एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, एक तरफ PTI सपोर्टर्स को नारे लगवा रहे हैं जिहाद और जिहाद के, और एक तरफ वो कह रहे हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो क्या लगता है कि अली अमीन गंडापुर, खबरें ऐसी हो रही हैं कि तैयारी कर ली गई है, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए हम रेडी हैं, तो क्या लगता है कि अली अमीन गंडापुर का किरदार आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या दोनों साइड पे खेल रहे हैं जिस तरह से पहले करते रहे हैं? देखिए, ये तो उनके बाहर उनके जो पॉलिटिकल दुश्मन हैं या पॉलिटिकल जो उनके अपोनेंट्स हैं वो कहें तो एक अलग बात है, ये बात तो पार्टी के अंदर कही जा रही है।
उनके कंप्रोमाइज्ड होने की बात राना सनाउल्लाह ने तो बाहर से बैठ के की है ना, लेकिन आप देखिए बहुत सारे इशारे आपको शेर अफजल मरवत से मिलेंगे जी। बहुत सारे इशारे आपको उन तमाम सियासी रहनुमाओं से मिलेंगे जिनकी अली अमीन गंडापुर के साथ नहीं बनती है, जो दो खुद रोपोशियां हुई। आपको याद होगा एक दफ़ा शाम को भाग गए, एक दफ़ा लोगों को वहाँ छोड़ के भाग गए और एक दिन पूरा गायब रहे। अगले दिन पता नहीं कौन से तिलस्माती रास्तों से होते हुए असेंबली पहुँच गए। अगर उनकी पोजीशन ये है तो पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो रही है और मौजूद है, हो चुकी है। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अब देखना यह है कि हुकूमत जो है उसकी स्ट्रेटजी क्या है। हुकूमत के बारे में राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जनाब हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, ठीक। अगर वो आएंगे कानून को हाथ में लेंगे तो उनके साथ सलूक भी वही होगा और बल्कि उससे बुरा होगा जो इससे पहले होता रहा है। अब देखना यह है कि क्या पीटीआई की ये ख्वाहिश कि 24 नवंबर को कौम बाहर निकलेगी, उनके साथ मिलके एहतजाज करेगी, ये पूरा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत सवालिया निशान, बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। और एक बात जो मैंने करनी थी वो ये कि देखिए बात ये है वर्कर्स के साथ आपका डिस्कनेक्ट है जी। ये पंजाब में भी है, ये सिंध में भी है, ये बलूचिस्तान में भी है और पार्शली ये केपीके में भी है। केपीके के अंदर जो पार्टी के पुराने स्टालवर्ट्स थे आपको पता है वो कहाँ हैं। एक तो वो साथ छोड़ गए जिसमें परवेज खटक जैसे लोग थे, लेकिन हालिया जो लोग उनके साथ हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता उनका, उनकी भी बहुत सीरियस रिजर्वेशंस है इस किस्म के एहतजाज के ऊपर जो डू एंड डाई की बात की गई है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी जमात अपने वर्कर्स को मौत के मुंह में खुद धकेलेगी। ये एहतजाज जिस तरह की हदायत जारी की गई हैं, जो खातून खाना की रेसिपी है, उसका मतलब तो यही है कि लोगों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। हम सिर्फ तवक्को कर सकते हैं कि पार्टी अपने पूरे लहे अमल के ऊपर फिर दोबारा गौर करे और अगर उसने मुज़ाकरात करने हैं जिसका कि इशारा इंडिया जो है वो अली अमीन गंडापुर ने दिया है, तो एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ निकालना होगा। आपको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से या पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के बाहर सियासतदानों से बात करना होगी अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपके लिए कोई राह निकले। ठीक। बुखारी साहब, हम ये सुनते रहे कि बुशरा बीबी खातून खाना है, गैर सियासी हैं। अब एक तरह से अब जो एहतजाज के हवाले से जो उनकी तैयारी है और जो हिकमत अमली है उससे तो ऐसा नहीं लग रहा। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर कर रही हैं? कहाँ देख रहे हैं आप उनका रोल? अगर आप मेरी राय पूछ रही हैं तो मेरे ख्याल से पार्टी तो उन्होंने हमेशा से टेक ओवर की हुई है। अच्छा। आप जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे बानी पीटीआई, उस वक्त के उनके बयानात आप रिकॉल करके देख लें। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, पता सबको है, आपको भी पता है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है नहीं, इस कि तरह मैं से जो कह फ्रंट पे हमने रहा पहले नहीं आ रहा हूँ। उसके बाद जनाब हुकूमत मिल गई, आप प्राइम मिनिस्टर मिल गए, पंजाब में भी हुकूमत मिल गई। पंजाब की हुकूमत के वो 4.25 साल जो है ज़रा किताबों में, कानून की किताबों में, अखबारात में, मीडिया के वीडियोज़ में ज़रा खंगाल के तो देखें कि कौन चला रहा था यहाँ की हुकूमत। क्या आपको फ़र्क होगी वो हसन गुज्जर, उनके नाम भूल गए हैं, गुज्जर साहब के, अली हसन गुज्जर या समथिंग जो भी नाम है उनका, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर तकर्रियाँ, प्रमोशंस और तबादले जिस तरह बेचे गए, जो हाल किया गया पंजाब का, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर किसी को एनलाइटन करने की ज़रूरत है। तो कौन चला रहा था उसको? हु वाज बिहाइंड इट? हुज फ्रंट पर्सन वाज फरागोगी? तो ये मुझे ना कहें कि उन्होंने अब पार्टी टेक ओवर कर ली है। पार्टी हमेशा से उनके पास यरगमाल रही है, पार्टी का बानी यरगमाल रहा है, तो बाकी तो आप छोड़ दें। अच्छा बुखारी साहब, हमने देखा कि अलीमा खान भी बड़ी एक्टिव नज़र आ रही थी पिछले कुछ दिन, हमने ऐसे बयानात भी उनके देखे, इवन एहतजाज की कॉल भी उन्होंने आके दी कि हमारी बानी पीटीआई से बात हो गई है। एक तरफ बुशरा बीबी एहतजाज की तैयारी कर रही हैं, दूसरी तरफ बहनें हैं, तो क्या लगता है कि दो अलग पार्टियां हमें आगे फ्यूचर में नजर आ सकती हैं? ये लड़ाई आज की नहीं है, ये बहुत पहले से है। आपको मालूम है कि बनी गाला में बहनों को जाने की इजाज़त नहीं थी, ज़मान पाक में बहनों को जाने की इजाज़त नहीं थी। ये इंटरनल लड़ाई जो है वो मेरे ख्याल से उसको हम यहाँ बैठ के खंगालेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। ये आपस में यहाँ तक भी बात हो रही है, पार्टी के अपने कार्डर्स में हो रही है, हु विल लीड द पार्टी, बाजीज़ और बेगम। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह मौजूद है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ये ऐसा ना हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पार्टी की किसी भी अंदाज में तबाही का बायस बने, लेकिन इसमें पोटेंशियल मौजूद है
कि पार्टी के हिस्से बकरे मजीद हो जाए। वो धड़े जो इस वक्त मौजूद हैं, चाहे उसमें वकला हैं, वकला के 2 धड़े हैं, चाहे उसमें पुराने लीडर्स हैं, चाहे रूपोश लीडर हैं, चाहे कैद में लीडर हैं, एक अजीबो गरीब किस्म का घड़मास जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, वो मचा हुआ है। मेरे ख्याल से बानी पीटीआई के लिए और जो लीडरशिप बाहर है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। देखिए आज उसने कल उन्होंने जो कुरैशी साहब हैं जी, अपने जो पार्टी के को चेयरमैन भी थे और बाद में उनकी ख्वाहिश थी कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने क्या कहा है, उनका इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हो, कुछ तजर्बाकार लोगों से भी बात करके ज़रा कोई मशवरा ले लें, को हमसे भी राय तलब कर लें, हमको आपने बिल्कुल आइसोलेशन में छोड़ दिया हुआ है। तो ये व्हाट डज इट डिपिक्ट, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पार्टी कितने अजीबो गरीब किस्म के हिस्सों में डिवाइडेड है। तो मेरे ख्याल से बानी पीटीआई के लिए इटसेल्फ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पार्टी यकजहती को यकीनी बनाए, तभी कोई भी एहतजाज जो है वो मुअस्सर हो। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ पार्टी को एक पेज पर आना चाहिए और ये भी एक बड़ा चैलेंज है, और दूसरी जानिब 24 नवंबर का एहतजाज जिसकी तैयारी कर ली गई है, देखना यह है कि ये किस हद तक कामयाब होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत जो है PIA की दोबारा निजकारी करेगी और दोबारा बोलियां लगाई जाएंगी। ये फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। बुखारी साहब, अब आपको क्या लगता है कि ये जो दोबारा बोलियां लगाने का फैसला किया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक बार फैज़ अहमद फैज़ ने PIA के बारे में कहा था कि बाकमाल लोग लाजवाब परवाज, तो ये तब का वक्त है जब PIA जो थी बड़ी बूम पे थी, और फिर अब PIA जिस तरह से खसारे का शिकार है और पहले भी बोली लगाई गई, अब दोबारा लगाई जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या होगा आगे? क्या PIA खसारे से निकल सकेगी और क्या प्राइवेटाइजेशन वाली जो ऑप्शन है वो बेहतर ऑप्शन है? फैज़ को आपने कोट करके मुझे और दुखी कर दिया है। मैं पहले ही बहुत दुखी था PIA के हवाले से। हाँ, मैं याद है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद वाज द पॉपुलर स्लोगन। और दूसरी बात ये कि हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर जो है, ये इसका एक वक्त में ये आलम था कि ये दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस में शुमार होती थी, और इसने अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में 2 बड़ी एयरलाइन जो हैं उनको 0 पॉइंट से लेके खड़ा किया। जी, बिल्कुल। जो आज दुनिया की कामयाब तरीन एयरलाइंस है, उसमें एक अमारात है और दूसरी इत्तेहाद है। तो जिस एयरलाइन का ये स्टेटस हो, उसके बिकने की और जो उसकी बिकनिंग हो रही है, उसका ये हाल देख के तकलीफ तो बहुत होती है। बिल्कुल। खुशी की बात ये थी कि अलीम खान साहब ये कहते हैं कि PIA को ठीक किया जा सकता है। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि अगर ढंग के फैसले किए जाएं, अगर पर्चियों के ऊपर भर्तियां ना की जाएं, अगर इसके रिसोर्सेज को लीक ना होने दिया जाए, तो ये अभी भी वाइबल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि एक दफ़ा अमल शुरू हो गया है प्राइवेटाइजेशन का, इसको मैं तो अपनी मर्जी से ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी बात ये कि लास्ट बोली जो हुई, जो लास्ट टाइम बिड हुई थी, वो नाकाम हुई और बुरी तरह से नाकाम हुई, इसलिए कि सिर्फ एक पार्टी आई। हाँ जी। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि आप जो PIA का टोटल खसारा था वो था 830 अरब रुपए, जिसमें से 623 अरब रुपए आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड को मुंतकिल कर दिया और 200 के करीब बच गया। लेकिन अलीम खान साहब का ये आर्गूमेंट भी था कि अगर वो 623 की बजाय 650 मुंतकिल कर दिया जाता तो इसकी वायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती। एक तरफ। दूसरी बात यह है कि इसमें से आपने मेन जो अट्रैक्शन थी बायर्स के लिए, वो थी रोजवेल्ट होटल और पेरिस में जो PIA होटल है। ये 2 बड़ी एक्सपेंसिव, बड़ी ही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं तो चाके चूके जाके 4-5 मरतबा ठहरा हूँ रोजवेल्ट होटल में। ये इट इज़ इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क, ओनली ½ a किलोमीटर अवे फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग। तो इतनी प्राइम लैंड है ये कि दुनिया इसकी ख्वाहिश करती है इसको ख़रीदने की। वो आपने निकाल ली तो एक बड़ी अट्रैक्शन और निकल गई इसमें से। इसलिए ये शर्मनाक किस्म की ऑफ़र आई जो 10 अरब डॉलर की थी, जो मेरे ख्याल से इसको जिक्र करते हुए भी इसका दिल को बहुत तकलीफ होती है। एक तरफ ये होगा। दूसरी बात यह है कि वो किसी ने पॉपुलर एक सेइंग है कि घर के बर्तन बेच के आप कभी अपनी इकोनॉमी नहीं चला सकते। ट्रू। देखिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स थे पाकिस्तान के, एक पाकिस्तान स्टील मिल था, दूसरा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस थी। दोनों की जिन वजूहात पर बर्बादी हुई है उनको ठीक करने के लिए कोई तैयार नहीं है। चाहे उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी थी, चाहे उसकी जिम्मेदार
MQM थी, चाहे उसकी जिम्मेदार नून लीग थी, जो भी उसका जिम्मेदार है, उन्होंने इन दोनों कौमी इदारों के साथ बेपनाह खिलवाड़ किया, जिसकी वजह से आज हम इस नौबत को पहुंचे में हैं। कौन कहता है पाकिस्तान स्टील मिल वाइबल नहीं हो सकती, कौन कहता है PIA वाइबल नहीं हो सकती, लेकिन आपकी नीयत नहीं है। पहले जो वो कोशिशें की गई निजकारी की, वो इसलिए नाकाम हुई कि पाकिस्तान के अपने ही लोग जो हैं वो फ्रंटमैन खड़े करके इसको औने पौने खरीदना चाहते थे। ये कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तान की नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिनका इतना बड़ा नाम रहा हो, जिसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल हो। अभी अब देख लीजिए, नए जहाज़ खरीदना चाहते हैं, अलीम खान साहब कहते हैं 18% GST हटाने के लिए तैयार नहीं है। और खुदा के वास्ते, ये क्लाइंट नहीं है, ये आपका नेशनल एसेट है, लेकिन कोई इसके लिए आमादा नहीं है। FBR इस पर तैयार नहीं होके दी। तो एक बड़े अदारे की जिस तरह से तज़हीक हो रही है, इसके ऊपर दिल बहुत दुखी है। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ये अदारा जो है, इसकी रेपुटेशन भी बच जाए और पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत नुकसान भी ना पहुँचे। लेकिन पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है हुकूमत की, वही है, लास्ट टाइम जब आपने बिड की थी उस वक्त आपने 60% प्राइवेटाइज करने का कहा था और 40% आप अपने पास रखना चाहते थे जी। ये सारी चीज़ें जिन्होंने इस बिड को कामयाब नहीं होने दिया, उसके बारे में मेरे ख्याल से रिव्यू की ज़रूरत है और रिव्यू होना चाहिए। ठीक, बुखारी साहब, निजकारी तो की जा रही है, अलीम खान साहब की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि निजकारी जो है PIA की, वो हमारे मुफाद में है, लेकिन निजकारी कामयाब नहीं हो पा रही। ठीक है, इससे पहले जब 10 अरब की बात कर रहे थे, हमने 10 अरब की बोली लगाई, नहायत ही अफसोसनाक बात है। तो अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत आगे 40 और कंपनीज है जिनकी निजकारी करनी है, तो किस हुकूमत को क्या ऑप्शन अवेल करना चाहिए कि निजकारी कामयाब भी तो हो? इस देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि इसके अंदर जो मेन अट्रैक्शंस थी उनको वापस शामिल करें इसमें। ठीक, आप अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा रिव्यू करें, अपना थोड़ा सा हिस्सा और छोड़ें, ताकि आने वाले के लिए अट्रैक्शन हो। मैं समझता हूँ कि अगर संजीदगी से आप कोशिश करें, इसको, उस केस को प्रॉपर चेक करें, इसकी इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग करें, तो कोई बैद नहीं है कि बड़ी पार्टियाँ इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर अगली बोली में आ जाएं। निजकारी कमीशन में जो आज बात हुई, जो निजकारी कमेटी थी, तलाल चौधरी साहब की बातें भी बहुत मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक हैं। वो कहते हैं कि आप बहुत मजबूत वजीर हैं, अगर आप बात करते तो हुकूमत आपकी बात मान लेती। आप कामयाब तरीन कारोबारी शख्स भी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अलीम खान हैज़ ए ग्रेट एक्सपीरियंस। और PIA की अगर कामयाब निजकारी हो जाती तो आपकी शोहरत में इजाफा होता। ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक हुकूमत ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगी जो ज़रूरी है, उस वक्त तक इसकी प्राइवेटाइजेशन मुझे होती दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, इसमें यकीनन कोई अट्रैक्शन होना ज़रूरी है ताकि निजकारी के वक्त जो है बायर इसको ख़रीदे। इसराइली फ़ौज ने नेतन्याहू को ब्रीफ किया है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यरगमाली जो कि हमास के पास मौजूद है, उनकी हालत गैर होती जा रही है। बुखारी साहब, अब इसराइली फ़ौज भी ये कह रही है कि जंगबंदी की तरफ जाया जाए, और जिस तरह से इसराइल में मुजाहरे भी किए जा रहे हैं और यरगमालियों की रिहाई के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है, तो नेतन्याहू अब आपको क्या लगता है किस तरफ जाएंगे, कौन सी ऑप्शन अवेल करेंगे? मेरे ख्याल से हर गुजरते दिन के साथ नेतन्याहू वीकन हो रहे हैं, इसलिए कि बात सिर्फ फ़ौज ने ही ब्रीफ नहीं की, बल्कि अमेरिकी और इसराइली मीडिया भी कह रहा है कि वो जो यरगमाली हैं उनकी हालत जो है वो गैर होती जा रही है। यानी उनके वज़न कम हो गए हैं, उनको वो खौफज़दा हैं कि हमारा पता नहीं क्या बनेगा। तो ये हीट करनी पड़ेगी उसको। ये मेरे ख्याल से ये वार्निंग जो है ये हवा में उड़ाई नहीं जा सकती है। वो ये कह रहे हैं कि इसका एक ही सोल्यूशन जो ब्रीफिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो ये है कि आप मुकम्मल तौर पे जंग बंद करें ताकि उनकी जान की खलासी हो सके। दैट मीन्स इसके अंदर इम्प्लाइड मैसेज ये है कि अब ये किलिंग मशीन जो आपने इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इसको बंद करें ताकि उनकी रिहाई भी मुमकिन हो सके और अमन का रास्ता कोई निकले। एक बात ठीक। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हालत उनकी ये है कि वो छुपे हुए हैं, पोशीदा, मैंने पहले भी कहा था आपसे। और ये अब इसराइली अथॉरिटीज़ ये बयान दे रही हैं कि देखें ना, हम उनको स्टेक पर तो नहीं डाल सकते ना जनाब, उनको अब खुले बंदों से नहीं छोड़ा जा सकता। एनीवे, इसके साथ साथ जो है वो ईरान ने बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है वापस कि अगर आपने हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टच भी किया, तो एक तो हम उसका खौफनाक जवाब देंगे। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं दे आर अंडर द कवर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी।
यानी हम कोई मर्जी से एटम बम नहीं बना रहे, बल्कि जितने भी सेफ गार्ड इसके हैं जी। इंटरनेशनली वो सारे हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि करारदाद 533 जो है वो इंश्योर करती है कि किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर आप अटैक नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज दे आर कवर्ड बाय द IAEA, जिसकी मैंने मिसाल आपको दी। और वो कहते हैं कि ये बल्कि इसमें ममालिक की पुरअमन एटमी तनसीबात के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के खतरे को रोकना भी शामिल है। यानी यूनाइटेड नेशन इज बाइंडिंग, इट्स बाइंडिंग फॉर द यूनाइटेड नेशन टू स्टॉप एनी एफर्ट टू अटैक ईच अदर्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज अगर वो IAEA के कवर में है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक और प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि जी हमास को दोहा वालों ने कहा है, कतर वालों ने कि जनाब थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, आप जाएं यहाँ से, और वो तुर्की मुंतकिल हो गए हैं, सॉरी तुर्किया। वो कहते हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो कतर की हुकूमत है उसने वजाहत दी है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उनके दफातर यहाँ मौजूद हैं। तो ये इस किस्म का प्रोपोगंडा जो है ना वेस्टर्न मीडिया करता रहता है डिस्करेज करने के लिए। हैविंग सेड दैट, जो इस वक्त सारी सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि बैरूत में और बैरूत से अलावा लेबनान के दीगर इलाकों में इसराइली जाहरियत जो है वो जारी है। अभी ताज़ा खबर जो है वो ये कह रही है कि उनके जो तर्जुमान है हिज़्बुल्लाह के मोहम्मद अफीफ वो जो है शहीद हो गए हैं। तो लेबनान को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, उनके पास सैटेलाइट इंफॉर्मेशन होती हैं जो मूवमेंट्स है हिज़्बुल्लाह की, और ज़ाहिर है कि अमरीकी उनकी मदद कर रहे हैं। अमरीकी उस खित्ते में मौजूद भी हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ हैं, आपको पता है उनके ऊपर कितनी जदीद किस्म के आलात लगे हुए हैं। तो वो आउटराइटली सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, तो उसकी वजह से कुछ नुकसान हो रहा है यकीनी तौर पे। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि इसका तदारक होना चाहिए। लड़ाई होनी है तो वो भी खत्म ही हो जानी चाहिए। और मेरा ख्याल तदारुक हो रहा है। इसराइल के अंदर उनके लोग जो हैं एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहिरे कर रहे हैं। इसराइली फौज नेतन्याहू को ब्रीफ कर रही है कि जंगबंदी के अलावा कोई और ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।